हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, पिछली क्लास में अपन ने चर्चा कारक पर की थी और जिसमें से अपन ने विभक्तियों को कंप्लीट कर लिया था, काल को भी दोस्तों कंप्लीट कर लिया था। तो आज की जो अपनी क्लास होगी वो वाक्य विचार से संबंधित होगी। तो मैंने बताया, मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ा दिया है और शब्द विचार में भी कुछ बिंदु बचे हुए हैं, जैसे उपसर्ग हुआ, प्रत्यय, समास। तो इसकी चर्चा अपन वाक्य विचार के पढ़ने के बाद करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है और आगे बढ़ाने का काम मेरा है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, वाक्य विचार से संबंधित चर्चा होगी हमारी। आज का टॉपिक रहेगा वाक्य विचार। क्या रहेगा दोस्तों? वाक्य विचार। सबसे पहले इस वाक्य को जानेंगे, ये वाक्य क्या है। और विचार को तो मैं पहले ही जब वर्ण विचार पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था, और शब्द विचार पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको शायद ये सब अवगत करा दिया था। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि भाषा, कोई भी भाषा है दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज है या व्याकरण है, उसके मैंने कितने अंग बताए थे आपको? 3 अंग बताए थे। वो कौन कौन से अंग थे तो देखिएगा। एक तो वर्ण बताया था, दूसरा शब्द बताया था और तीसरा वाक्य बताया था। कोई भी लैंग्वेज हो दोस्तों, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो या इंग्लिश हो, उसमें 3 ही बिंदु होते हैं, 3 ही अंग होते हैं भाषा के या व्याकरण के बोलने। तो उसमें वर्ण, तो वर्ण विचार को अपन पढ़ चुके हैं, शब्द विचार को भी पढ़ चुके हैं। आज अपना टॉपिक जो रहेगा वो वाक्य विचार से संबंधित रहेगा, यानी कि वाक्य से संबंधित रहेगा। तो वाक्य है क्या, तो इसको जानेंगे। सबसे पहले अपन अपनी हेडिंग रहेगी वाक्य से संबंधित। तो ये वाक्य है क्या, तो मैंने बताया था जो वर्ण है वो क्या है? लिखित इकाई है, जबकि ध्वनि कैसी है? मौखिक इकाई है, सबसे छोटी। और शब्द को बताया था, शब्द क्या है? भाषा की दूसरी इकाई क्या थी? अपनी शब्द थी। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या थी? शब्द बताया था, ना कि मैंने वाक्य बताया था। वर्ण का तो दोस्तों कोई अर्थ नहीं होता। और इसमें यदि मैं लिख दूं क्या, भाषा या व्याकरण का, ये क्या कौन सा अंग है दोस्तों? तीसरा अंग है। भाषा या व्याकरण का, व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि सबसे छोटी तो क्या है? वर्ण है। और सबसे बड़ी इकाई क्या है अपनी? तो क्या होगा आंसर? वाक्य होगा, ना कि क्या होगा दोस्तों? शब्द नहीं होगा, इसका आंसर वाक्य होगा। और दूसरे पॉइंट में मैं ये भी लिख सकता हूँ, भाव या भावार्थ, क्योंकि इसके भाव निकलता है। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए आपसे तो भी इसका आंसर क्या होगा? वाक्य ही होगा। दोस्तों, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है, क्योंकि वर्ण का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। और शब्द का तो दोस्तों क्या होता है? अर्थ होता है, लेकिन उसका क्या नहीं होता? क्या नहीं होता दोस्तों? उसका कोई भावार्थ नहीं होता। अर्थ अलग है और भावार्थ अलग है, बल्कि भाव से यदि उसका अर्थ निकले तो उसको ही हम भावार्थ बोल देते हैं। और शब्द का तो क्या है? अर्थ होता है, लेकिन उसका कोई भाव नहीं होता है। तो भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई या अंग बोल दूं तो क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं और लिख भी चुका हूं। यदि मैं अभी भी आपसे क्वेश्चन एक पूछ लूं तब भी दोस्तों आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। यदि मैं इसी में थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके पूछ लूं, ऐसे ही हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं, क्योंकि हम समझने में कम, रटने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, आपको रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप रटेंगे तो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये एक बार नहीं, मैं ये बात आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर जोर देना है। यदि आप समझेंगे तो उसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। यदि आप रटेंगे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और वो भी एग्ज़ाम में आ गया तब। दोस्तों, ये अपन को कोई कंफर्म नहीं होता कि यही क्वेश्चन आएगा, बल्कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप
किसी भी क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं सॉल्व करके। जैसे मैं इसी को देखिएगा, मैं पूछ लूँ भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आपका आंसर दोस्तों जो आप सोच रहे होंगे कि शब्द होगा, तो मैंने ऐसा आपको नहीं लिखाया है। मैंने वहाँ पर लिखाया था अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है, वहाँ पर ऐसा लिखाया था। मैंने भाव या भावार्थ के आधार पर नहीं लिखाया था, क्योंकि मैं अभी भी बता चुका हूँ कि शब्द का कोई भाव नहीं होता है, उसका सिर्फ अर्थ ही होता है। तो आपसे भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे या बड़ी इकाई पूछे, तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए। तो उम्मीद है आप इसको भली भांति समझे होंगे, क्योंकि इनका क्या होता है, भाव आता है। अब रही दोस्तों बात इसकी परिभाषा की, तो इससे परिभाषा से देखिएगा। एक तो परिभाषा से हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, मान लो कभी कभार पूछ लिया गया, तो देखिए वो कैसा क्वेश्चन बना सकता है। मैं यदि आपको ऑप्शन दे दूं तो आपको चॉइस करना है कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। जैसे मैं लिख दूं सार्थक शब्दों का योग लिख दूं, जैसे पहला ऑप्शन बना के देखिएगा, सार्थक शब्दों का योग, ये पहला ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दूं मैं शब्दों का सार्थक योग, या तीसरा ऑप्शन दे दूं उपयुक्त दोनों, या चौथा ऑप्शन दे दूं उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तब दोस्तों आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत से लोग इसका आंसर गलत दे रहे होंगे दोस्तों। बहुत से लोगों ने इसका आंसर सार्थक शब्दों का योग लगा दिया होगा, जो कि ये आंसर कैसा है अपना गलत है। तो अपना आंसर क्या होगा, शब्दों का सार्थक योग होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वो कैसे होगा ये भी समझ लीजिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ लिखा है सार्थक शब्दों का योग और यहाँ पर लिखा है शब्दों का सार्थक योग, क्योंकि शब्द कैसे होते हैं, सार्थक ही होते हैं, निरर्थक नहीं होते। भले ही मैंने आपको बताया है कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्दों के। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए लाइट की प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा धैर्य बनाएंगे। मैं दोस्तों आपको बता रहा था वाक्य की परिभाषा। तो दोस्तों मैंने वाक्य के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ना कि वाक्य विचार के बारे में। आपको बहुत अच्छी से भली भांति से याद रखना है कि वाक्य विचार अलग है, वाक्य अलग है। जिस प्रकार से वर्ण विचार अलग था और वर्ण अलग था, उसी प्रकार शब्द विचार भी अलग था और शब्द भी अलग था। मैं विचार की परिभाषा अब यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ वर्ण विचार में भी बहुत अच्छे से और शब्द विचार में भी कि उसमें वर्ण था तो वर्णों का शुद्ध लेखन और उच्चारण, वही तो वर्ण विचार था। इस प्रकार शब्दों में भी बताया था। तो ये वाक्य तो वाक्यों का होगा यहाँ पर। तो मैं बता रहा था इसकी परिभाषा के बारे में। कुछ लोगों ने इसका आंसर ये दिया होगा बल्कि गलत है, और कुछ ने इसका आंसर क्या लगाया होगा, दोनों। तो ये भी आंसर इसका क्या है, गलत है। अब मैं ये बता रहा था कि ये गलत क्यों है, कैसे गलत है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है सार्थक शब्दों का योग। जब शब्द ही लिख दिया है तो शब्द तो वैसे भी सार्थक होता है। देखिए जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर मोहन, सोहन, रोहन, इस प्रकार से, तो ये क्या सार्थक शब्द हुए। तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, वो भावार्थ ही नहीं निकल रहा है। जबकि मैं इसी को लिख दूँ क्रम से, राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या हुए, देखिएगा ये क्या हुआ, शब्द हुआ। राम पुस्तक भी शब्द हुआ, पढ़ना पढ़ता ये भी शब्द हुआ। तो इस प्रकार से शब्दों का क्या हुआ, ये सार्थक शब्द। शब्द तो वैसे भी सार्थक होते हैं, तो इनका क्रम से रख दिया, तो ये क्या हो गया, सार्थक योग क्या हो गया, वाक्य हो गया। तो शब्दों का सार्थक योग क्या होता है, वाक्य होता है। तो यही मैं आपको परिभाषा बता रहा था। अब हम इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य के प्रकारों को देखिए, अपन कितने प्रकार के वाक्य पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वाक्य के प्रकारों के ऊपर चर्चा होगी। वाक्य के प्रकार, तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से,
पहला पढ़ेंगे अपन वाक्य कितने प्रकार के, पहले इसको लिख लें। प्रयोग व संरचना के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर इसके प्रकार कितने होते हैं, 3। तो इन तीनों की चर्चा होगी। दूसरा होगा अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होंगे, 8। इन 8 प्रकारों को पढ़ेंगे। और तीसरा होगा अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाच्य। तो ये कितने होते हैं, ये भी 3। इन तीनों प्रकारों के बारे में भी अपनी बारी बारी से चर्चा होगी। अब अपन देखेंगे पहले प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों को कौन कौन से होते हैं। यदि दोस्तों आपके अंदर धैर्यता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको धैर्य बना के चलना होगा। और मैं शुरुआत से ही आपको बताता आ रहा हूँ और अभी भी वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं आप उसी टीचर से बार बार पढ़िए, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों जितना टीचर को ज्ञान होता है वो अपना पूरी देने की कोशिश करता है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रयोग व संरचना के आधार पर पहला प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। उसमें भी मैंने बताया कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। वो कौन कौन से, पहला वाक्य हो जाएगा साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। दूसरा संयुक्त वाक्य, दूसरा कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य। तीसरा मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य या इसी को बोलते हैं मिश्र वाक्य। इन तीनों की चर्चा होगी बारी बारी से। तो पहला अपन पढ़ेंगे साधारण वाक्य के बारे में। पहला प्रकार साधारण वाक्य क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं वो सभी आपको समय समय पर बताता रहूँगा। आपसे कोई परिभाषा से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बल्कि एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है कि ये वाक्य कौन सा है, साधारण वाक्य है या संयुक्त या मिश्रित वाक्य। इस प्रकार से एक ऑप्शन और दे देता है या कोई नहीं करके। तो साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो जिसमें क्या हो, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय। जिसमें क्या हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसमें एक उद्देश्य, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे नहीं दोस्तों क्लास बहुत लंबी हो जाती है। जिसमें एक उद्देश्य तथा एक क्या हो, विधेय हो। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो आपने यदि मेरी पीछे की क्लास नहीं देखी है तो आपको हो सकता है थोड़ी समझने में कठिनाई का सामना करना पड़े, तो आपको पीछे की क्लासें देखनी पड़ेंगी। तो मैंने उसमें उद्देश्य और विधेय के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा की हुई है, तो देख लीजिए। मैं फिर से यहाँ पर उद्देश्य को बता दे रहा हूँ, वैसे मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं यहाँ पर बताऊँ। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, यानी कि कर्ता को ही उद्देश्य बोला जाता है। कर्ता को क्या बोलते हैं अपन, यहाँ फिर लिख रहा हूँ मैं, कर्ता को ही क्या बोला जाता है, उद्देश्य बोला जाता है। अब देखिएगा कर्ता के साथ क्या आएगा, यानी कि उद्देश्य के साथ क्या क्या आ जाएगा। इसको कर्ता को क्या बोला जाता है, उद्देश्य। इसमें क्या आता है, कर्ता तो आता ही आता है, और कर्ता के साथ क्या आता है, कर्ता का विस्तारक भी आता है। कर्ता और कर्ता का विस्तारक आता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, उद्देश्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, उद्देश्य के अंतर्गत। अब देखिएगा विधेय के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर दूं, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन। उद्देश्य बोलूं तो कर्ता, कर्ता के बारे में कहा गया कथन
ये लिख दूँ उद्देश्य के इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन क्या कहलाता है, विधेय। इसमें क्या आता है, देखिए कर्म आता है और कर्म का विस्तारक भी आएगा। इस प्रकार से कर्ता का विस्तारक, उसी प्रकार कर्म का विस्तारक, और इसमें क्या आएगी, क्रिया, और क्रिया का क्या आएगा, विस्तारक। क्रिया का विस्तारक और पूरक शब्द भी आएंगे। क्रिया का विस्तारक, और इसमें क्या आएगा, पूरक। और भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, सहायक क्रिया भी इसमें आ जाती है। सहायक क्रिया भी सम्मिलित होती हैं, ऐसा लिख दूं, सम्मिलित होती हैं। अब देखिए मैं इसी को एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे लिख दूं मैं इसमें उदाहरण के तौर पे समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बता चुका हूँ। जैसे लिख दूं श्याम का मित्र धार्मिक, श्याम का मित्र, यहाँ राम लिख दूं, श्याम का मित्र राम धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। मैंने ये लिखा है, ये एक ही वाक्य लिखा है। श्याम का मित्र कौन है, राम है, वो धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। तो देखिएगा श्याम का मित्र कौन है, राम क्या है, किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में। तो ये क्या है, देखिएगा श्याम का मित्र राम क्या हो गया, अपना कर्ता हो गया। देखिए क्या होगा, ये कर्ता। और ये श्याम का मित्र क्या हो गया, ये क्या होगा दोस्तों, श्याम का मित्र ये कर्ता का विस्तारक हो गया। यही तो मैंने लिखा, उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है, कर्ता का विस्तारक। तो ये क्या होगा, कर्ता का विस्तारक हो जाएगा। और ये दोनों शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। इसी को क्या बोल देंगे अपन, उद्देश्य बोल देंगे। कर्ता का विस्तारक किसके अंतर्गत आता है, उद्देश्य के अंतर्गत। अब देखिएगा पुस्तक क्या हुआ, अपना कर्म हुआ, ये क्या है, कर्म। और ये धार्मिक क्या है, कर्म का विस्तारक हो जाएगा। क्या होगा, ये कर्म का विस्तारक। इसी प्रकार पढ़ना क्या हुई, क्रिया। और ये ज़्यादा क्या होगा, क्रिया। विशेषण समझ सकते हैं, या क्रिया की विशेषता बता रहा है, यह एक क्रिया का विस्तारक भी बोल सकते हैं इसको। क्रिया का विस्तारक क्या हो जाएगा, क्रिया का विस्तारक। तो मैंने बताया कर्ता को ही उद्देश्य। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ अपना, यहाँ से श्याम का मित्र राम, यहाँ तक क्या हो गया अपना उद्देश्य। ये क्या हुआ, उद्देश्य हो गया। क्या हो गया, उद्देश्य। और यहाँ से यहाँ तक धार्मिक पुस्तकें, यहाँ से ये पूरा वाक्य क्या हुआ अपना, विधेय हो गया। क्या हो गया, विधेय। तो मैंने यही लिखा था आपको, विधेय के अंतर्गत क्या आता है, देखिएगा कर्म आता है तो कर्म आया, और कर्म का विस्तारक तो कर्म का विस्तारक आ गया। और क्या लिखा मैंने, सहायक क्रिया या पूरक शब्द, और क्रिया तो क्रिया भी आई, क्रिया का विस्तारक। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, विधेय के अंतर्गत आएगा। मैंने एक ही वाक्य में सभी को समेटने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है आपको, अभी मैंने सिर्फ उद्देश्य और विधेय के बारे में चर्चा की है, आपको समझ में आ गया होगा। और पीछे की आप क्लास देखेंगे तो उसमें से मैंने और भी अच्छे डिटेल से चर्चा की है, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप पीछे की क्लास को ज़रूर देखिएगा, तब आपको उद्देश्य और विधेय बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपको कठिनता महसूस नहीं होगी। अब मैं आपको बता रहा था, सरल वाक्य बताया मैंने, जिसमें क्या हो, एक उद्देश्य हो और एक क्या हो, विधेय हो। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, साधारण वाक्य बोलते हैं। तो इसका उदाहरण देख लीजिए। जिसमें एक ही क्या हो, उद्देश्य हो, और एक ही विधेय हो। जैसे मैं लिख दूं राम, इसका उदाहरण, राम भोजन
खाता है। तो देखिएगा राम क्या होगा, उद्देश्य हो गया, उद्देश्य बोले तो कर्ता हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये विधेय। तो एक ही उद्देश्य है और एक ही क्या है, इसमें विधेय है। तो ये क्या होगा, साधारण वाक्य हो गया। और देखिएगा यदि मैं दूसरा उदाहरण लिख दूँ, दूसरा देखिए कितना अच्छा उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे लिख दूँ सीता, मोहन और सोहन भोजन खाते हैं। देखिए सीता क्या हुआ, ये कर्ता, और मोहन भी क्या हो गया, कर्ता, सोहन भी क्या हुआ, कर्ता, भोजन क्या हुआ, कर्म, खाना क्या हुआ, क्रिया। तो ये क्या हुआ अपना विधेय, क्या हो गया, ये विधेय हो गया। और ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक कर्ता को ही क्या बोलते हैं अपन, उद्देश्य। तो ये कौन सा शब्द हुआ, उद्देश्य हो गया। तो देखिए एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, तो किस में आएगा, साधारण वाक्य में आएगा। मैंने यही लिखा है आपको, जिसमें एक उद्देश्य हो, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। लेकिन आपको ये समझना है, देखिएगा क्रिया कैसी है, भोजन खाते हैं, यानी कि क्रिया कैसी है, एक ही क्रिया है। एक ही क्रिया होने पर कर्ता कैसे हैं, अलग अलग हैं। जब एक ही क्रिया हो, कर्ता अलग अलग हों, तो सभी कर्ता किस में गिने जाएंगे, एक ही कर्ता में गिने जाएंगे। तो वो कौन सा वाक्य होगा, साधारण वाक्य होगा। या ये लिख दूँ, समान क्रिया होने पर सभी कर्ता एक ही उद्देश्य में गिने जाते हैं। लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको समझने के लिए काफ़ी है। यानी कि समान क्रिया कैसी हो रही है, समान, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, समान क्रिया होने पर कितने भी दोस्तों करता हूँ, समान क्रिया होने पर सभी कर्ता एक ही उद्देश्य में गिने जाते हैं। यानी कि समान क्रिया होने पर क्रिया कैसी है, समान है। देखिए भोजन खाना, सभी क्या कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं। सभी की क्रिया कैसी है, समान है, लेकिन कर्ता कैसा है, अलग अलग है। तो किस में गिने जाएंगे, एक ही उद्देश्य में गिने जाएंगे। अब देखिए मैं अगला एग्जाम्पल और भी अच्छा लिख दूं, जैसे राम पढ़वा लिख रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ लिखूँगा, राम पढ़वा लिख रहा है। आपके मन में दोस्तों कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि जो आप सोचें कि यहाँ पर सर आपने बताया कि कर्ता अलग अलग हैं, फिर भी उसको एक में गिन लिया गया। क्रिया समान होने पर अगर क्रियाएं अलग अलग हो जाएं तब क्या होगा। तो मैं ऐसा कोई भी डाउट आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं सभी प्रकार के बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर पढ़ना एक अलग क्रिया है और लिखना एक अलग क्रिया है। तो इसमें क्रियाएं कैसी हैं, अलग अलग। क्रिया कैसी है, क्रियाएं अलग अलग हैं। और ये राम क्या होगा, कर्ता, कर्ता को ही क्या बोलते हैं अपन, उद्देश्य। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पूरा वाक्य विधेय। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। देखिए कर्ता एक ही है, क्रियाएं अलग अलग हैं, तो भी क्या है, साधारण वाक्य है। तो इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक ही कर्ता होने पर क्रियाएं अलग अलग होने पर, एक ही कर्ता होने पर तथा क्रियाएं अलग अलग होने पर सभी ये विधेय के अंतर्गत आते हैं। तो मैं इसके लिए क्या लिख दूं, एक ही, क्या लिख सकता हूँ, एक ही कर्ता होने पर तथा क्रियाएं अलग अलग होने पर एक ही विधेय में गिने जाते हैं। यानी क्रियाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं, फिर भी ये किस में गिने गए, एक विधेय में। और कर्ता तो एक ही है, उद्देश्य एक ही है। तो ये किस में आया, साधारण वाक्य में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा अगला उदाहरण लिख दूं, जैसे देखिएगा अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूं, चौथा
जैसे राम श्याम व मोहन पढ़ व लिख रहे हैं। देखिए मैंने यहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश की है। राम क्या हुआ अपना कर्ता, श्याम क्या हुआ कर्ता, मोहन क्या हुआ कर्ता, और पढ़ना और लिखना क्या हुई क्रिया। क्रिया कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो ये सभी किस्में, पहले तो कर्ता सभी किस्में आते हैं, उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, विधेय। मैंने अभी बताया क्रियाएं अलग अलग होने पर सभी कर्ता किस में गिने जाएंगे, एक ही उद्देश्य में गिने जाते हैं। और क्रिया इसमें कैसी है, समान है। ये तो यही पॉइंट हो गया, शायद मैं लिखा चुका हूँ। यानी कि यदि क्रिया समान हो, फिर से लिख दूँ, ये अगला पॉइंट है। यदि क्रिया समान हो तो सभी कर्ता एक ही उद्देश्य में गिने जाते हैं। तो उम्मीद है आपको साधारण वाक्य समझ में आ गया होगा। साधारण वाक्य से आपसे अब क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जो अगला प्रकार पढ़ेंगे हम संयुक्त वाक्य से संबंधित होगा, यानी कि संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखेंगे। तो आपको नोट्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलना है और इनको रिवाइज करते हुए। यदि आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा से क्लास को देखिए, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कम से कम आप 2 से 3 बार क्लास को देखिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं एक बार में सब कुछ कर सकता हूं, तो ये आपकी सोच बिल्कुल भी गलत है। हो सकता है कि आपको एक ही बार में बहुत कुछ समझ में आ जाता है, पर मुझे तो दोस्तों नहीं आता है। मुझे तो कई बार पढ़ना पड़ता है तभी समझ में आता है। आपकी मेमोरी अच्छी है तो बहुत अच्छा है, तो आप एक ही बार में एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। अब मैं दूसरा लिखूंगा संयुक्त वाक्य से संबंधित दूसरा वाक्य पढ़ेंगे अपन। कौन सा, संयुक्त वाक्य, कौन सा रहेगी हेडिंग, संयुक्त वाक्य के ऊपर। फिर इसके बाद मिश्र वाक्य को देखेंगे। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, एक से अधिक क्या होंगे उपवाक्य। इसमें क्या होंगे, जैसा कि नाम से ही लिखा है संयुक्त जुड़े हुए होंगे। एक से अधिक क्या होंगे उपवाक्य, या ये लिख दूं, एक से अधिक क्या होंगे साधारण वाक्य होंगे, ये लिख सकते हैं, या साधारण वाक्य होंगे। साधारण वाक्य होंगे, क्योंकि हम साधारण वाक्य को क्या कर चुके हैं दोस्तों, पढ़ चुके हैं। और सभी उपवाक्य कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे। इसके लिए ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी जितने भी वाक्य होंगे या उपवाक्य होंगे, ये लिख दूँ मैं, सभी उपवाक्य कैसे होते हैं, इसमें स्वतंत्र होते हैं। सभी उपवाक्य कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब ये समझिए स्वतंत्र कैसे होते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि यदि हम बहुत सारे इसमें उपवाक्य होंगे, यदि हम किसी उपवाक्य को ही हटा दें या वाक्य को ही हटा दें, तो वो अपना अर्थ में कोई दोस्तों बदलाव ना हो जाए, यानी कि उसी प्रकार से बना रहे, उसका अर्थ निकले स्पष्ट रूप से, तो भी वो क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। यदि आप इसमें लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं दोस्तों। यदि आप याद करना चाहें, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, एवं, और, अथवा, एवं, इस प्रकार से, और, अथवा, एवं, वा भी आएगा, एवं, वा, बल्कि, अथवा, एवं, वा, बल्कि शब्द आते हैं। ये तो दोस्तों रटने वाली बात हो गई। अगर आप इस लाइन को भी याद रख लेंगे तब भी आपका संयुक्त वाक्य से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन ये रटना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब दोस्तों मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, जब
किसी विषय वस्तु को हम पढ़ते हैं दोस्तों, वो छोटी सी विषय वस्तु होती है तो हम उसको जल्दी समझ लेते हैं, और यदि उसी विषय वस्तु का विस्तार होते जाता है तो हम धीरे धीरे पीछे की क्लासों को भी भूलने लगते हैं। तो जैसे जैसे विषय वस्तु का विस्तार होगा तो आप इन सभी को नहीं रट सकते हैं, बल्कि आपको समझ के ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंककि रटा हुआ बहुत समय तक याद नहीं रहता है। और यदि आपकी मेमोरी में, फिर भी बोल रहा हूँ, अच्छा है, यदि आप रटने में अच्छे हैं तो आप ऐसे इनों को रटिए, लेकिन ऐसे में आप सभी क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। ऐसे में आप 90-95% ही क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं ये शब्द आते ही नहीं हैं। तब तो दोस्तों अपन को दिक्कत पड़ जाएगी ना, तो आप साधारण वाक्य में लगा बैठेंगे। तो संयुक्त वाक्य के लिए मैंने आपको पहचान बताई। जैसे मैं, देखिएगा, बहुत ही अच्छा उदाहरण लिख दूँ। जैसे लिख दूँ, राम खेल रहा है। जैसे लिख दूँ, राम खेल रहा है, और देखिए कॉमा लगा के, श्याम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। श्याम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, लेकिन देखिए इसमें मैंने लेकिन शब्द लगा दिया, तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। लेकिन मोहन लिख रहा है, तो देखिए ये राम क्या हो गया, अपना उद्देश्य हो गया, या किसको क्या बोल सकते हैं अपन, कर्ता बोल सकते हैं। देखिएगा, राम खेल रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, अपना उद्देश्य, या क्या बोल दूँ मैं, कर्ता भी बोल सकता हूँ। क्या हो गया, ये राम शब्द क्या होगा, यहाँ से देखिएगा, कर्ता, खेलना क्या हो गई, क्रिया, ये क्या होगा, क्रिया बोलें तो विधेय, या क्या हो गया, एक साथ लिख दूं या बाद में लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पहले अलग अलग लिख दें, इससे और समझ में आएगा। क्रिया हो गई, श्याम भी क्या हो गया, अपना कर्ता हो गया, पढ़ना क्या हो गई, क्रिया। थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो योजक चिन्ह हुआ, इस प्रकार की योजक चिन्ह है। मोहन क्या हुआ, ये कर्ता, लिखना क्या हुई, क्रिया। अब इसको और अच्छे से समझिएगा। मैंने बताया अभी, कर्ता को ही क्या बोलते हैं हम, उद्देश्य, इसको क्या बोला जाता है, उद्देश्य, और इसको क्या बोला जाता है, विधेय, इसको क्या बोल देंगे, उद्देश्य, और इसको विधेय, ये भी क्या है, उद्देश्य, और ये विधेय हो गया। आपने दोस्तों इतना पढ़ लिया, इसमें से एक निष्कर्ष और निकल के आ रहा है। इसमें एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा बन सकता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के अंग भी पूछ सकता है। तो देखिएगा, वाक्य में सिर्फ आपको दो ही चीज़ें मिल रही हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो वाक्य के कितने अंग हुए, दो, ना कि तीन। आप सोच रहे होंगे कर्ता, कर्म और क्रिया ये वाक्य की संरचना होती है, ना कि उसके अंग होते हैं। तो दो ही अंग लगाने हैं, उद्देश्य और विधेय। तो ये क्या हुआ, उद्देश्य और विधेय, और जिसमें एक उद्देश्य हो एक विधेय हो उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। अभी मैं बता चुका हूँ आपको, साधारण वाक्य हो गया ये। इसी प्रकार ये भी क्या हुआ, साधारण वाक्य हो गया। थोड़ा स्पीड से पढ़ लेंगे, नहीं क्लास लंबी हो जाएगी। और ये भी क्या हो गया, साधारण, थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा, साधारण वाक्य हुआ। तो मैंने बताया एक से अधिक उपवाक्य होंगे या एक से अधिक साधारण वाक्य। तो देखिए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो क्या हुआ, ये शब्द संयुक्त वाक्य से संबंधित हुआ। यानी कि कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त, या योजक चिन्ह में क्या आया, इसमें लेकिन शब्द आया, तो ये क्या हुआ, संयुक्त वाक्य हो गया। और मैंने बताया था यदि आप इसको हटाना चाहें तो हटा करके भी देख सकते हैं, स्वतंत्र वाक्य होगा। जैसे देखिए, किसी भी वाक्य को आप हटा दीजिए, जैसे राम खेल रहा है, इसको हटा दिया अपन ने, तो इसमें बचा श्याम पढ़ रहा है लेकिन मोहन लिख रहा है, तो भी ये ठीक से ही अर्थ दे रहा है। और यदि आप यहाँ से भी हटा देंगे, लेकिन मोहन लिख रहा है, इसको हटा दीजिए, तो भी देखिए राम खेल रहा है, श्याम पढ़ रहा है, तब भी अपना ये पूरा अर्थ दे रहा है। तो ये कैसा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य हुआ। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य से संबंधित। अब हम अगला
प्रकार पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। इनसे दोस्तों हमसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और ये बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और दोस्तों अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अगर हमसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही गलत होने लगे एग्ज़ाम में तब तो दोस्तों हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, बल्कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों से गलत नहीं होते हैं। थोड़ा सा यदि आपने पढ़ा है, देखिएगा तीसरा प्रकार है ये मिश्र वाक्य का। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य, या इसी को क्या बोलते हैं हम? मिश्रित वाक्य। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? वह वाक्य जिसमें क्या हो, एक प्रधान उपवाक्य हो, यानी कि वो प्रधान उपवाक्य होगा और शेष सभी क्या होंगे? आश्रित होंगे। या ये लिख दूँ, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान, जिसमें क्या हो? एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष सभी कैसे हों? आश्रित हों। शेष सभी आश्रित उपवाक्य हों तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मिश्र वाक्य बोलते हैं। और यदि आप इसको भी रटना चाहो तो मैं वो भी लिखा दूंगा। जैसे देखिएगा मैं कितना अच्छा उदाहरण लिख दूं। जैसे देखिएगा, मुझे ये उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। जैसे लिख दूं, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। देखिएगा इसमें मैंने लिखा हुआ है वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो। गांधी जी ने कहा, ये क्या हुआ? प्रधान उपवाक्य। ये कौन सा उपवाक्य हो गया? प्रधान उपवाक्य। इसी पर आश्रित होंगे सभी कि सदा सत्य बोलो। तो देखिए, यदि आप इस प्रधान उपवाक्य को हटा दें कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, तो ये नहीं कहा गया किसके बारे में? तो ये अपना वाक्य ही ठीक से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो इसमें प्रधान उपवाक्य और शेष सभी क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य होंगे। तो ये क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक आश्रित उपवाक्य, इसी पर आश्रित हैं ये, गांधी जी पर आश्रित उपवाक्य। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप रटना चाहें तो रट सकते हैं। जैसे लिख दूं कि, देखिएगा यदि आप रटने पर जोर देते हैं कि, क्योंकि जो जिसे जिन्हें जितना क्या लिख दूं मैं? जितना, जिसका, जैसे जैसे, जितना, जिसका, जैसे जैसे, ज्यों का त्यों, ज्यों त्यों। इस प्रकार से आपको शब्द देखने को मिल जाएंगे। ज्यों त्यों आदि शब्द आते हैं। यदि आपकी मेमोरी अच्छी है रटने में तो आप ऐसा रट के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको योजक चिन्ह के बारे में की शब्द दिख जाए, क्योंकि शब्द दिख जाए, जो दिख जाए, जिसे, जिन्हें, जितना, जिसका, जैसे जैसे, ज्यों त्यों, इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो वो आप किस में लगाएंगे? मिश्र वाक्य में। जैसे देखिए यहाँ योजक चिन्ह क्या आ गया था? की आ गया था, तो वो क्या होगा? मिश्र वाक्य हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा मैं कितना अच्छा उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिख दूँ, देखिएगा और भी अच्छा उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी
भैंस, तो देखिए जिसका जिसकी ऐसे शब्द आ रहे हैं तो ये क्या कौन सा वाक्य हुआ, मिश्र वाक्य हुआ। तो इसके लिए मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, देखिएगा कितना अच्छा निष्कर्ष निकाला। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये क्या है, कहावत है, लोकोक्ति, मुहावरे। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ कि लोकोक्ति या मुहावरे भी किसके अंतर्गत आते हैं, मिश्र वाक्य के अंतर्गत, यानी कि मुहावरे व लोकोक्तियाँ मिश्र वाक्य के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं या आती हैं। तो जितने भी मुहावरे या लोकोक्ति दे दे आपको, अधजल गगरी, इस प्रकार से जो भी है, 9 2 11, इस प्रकार से, तो ये सभी किस में होंगे, मिश्र वाक्य में होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अगला, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। ये हमने प्रयोग व संरचना के आधार पर देखा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, जो मैंने अभी प्रयोग व संरचना के आधार पर बताया। कभी अर्थ के आधार पर पूछ सकता है क्वेश्चन, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, आपको सभी एंगल से तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों, तभी मज़ा आएगा। अब देखिएगा अगला प्रकार पढ़ रहे हैं हम, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो मैंने कितने बताए थे, 8। पहले 8 प्रकार को लिख लें, कौन कौन से होंगे। जैसे पहला विधानार्थक वाक्य, पहला कौन सा होगा, विधानार्थक वाक्य। दूसरा क्या हो जाएगा अपना, संदेहार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य। तीसरा क्या हो जाएगा, संकेतार्थक वाक्य। और चौथा कौन सा हो जाएगा अपना, तो इच्छार्थक वाक्य। चौथा क्या लिख दूँ मैं, इच्छार्थक। कौन सा वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। पाँचवा आज्ञार्थक वाक्य। इन सभी के प्रकार पढ़ेंगे। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कठिनाई का मैं सामना नहीं करना पड़ेगा। छठा वाक्य हो जाएगा निषेधार्थक वाक्य। कौन सा, निषेधार्थक वाक्य। और सातवां कौन सा हो जाएगा अपना, तो प्रश्नार्थक वाक्य। कौन सा, प्रश्नार्थक वाक्य। और आठवां कौन सा हो जाएगा, विधानार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक हो गया, निषेधार्थक हो गया और प्रश्नार्थक हो गया। आठवां कौन सा बचा, तो आठवां संशयात्मक वाक्य बचा। कौन सा, संशयात्मक वाक्य। यानी कि इसमें क्या होगा, विधान का अर्थ होगा, इसमें संशय की स्थिति बनी रहेगी, इसमें संकेत दिया जाएगा, इसमें इच्छा प्रकट की जाएगी और इसमें आज्ञा दी जाएगी, इसमें मना किया जाएगा और इसमें प्रश्न का भाव होगा और इसमें संशय का भाव होगा, उसमें संदेह का, और एक में संशय का। क्या लिखा है मैंने, संशयात्मक लिख दें आप, विस्मयादि बोधक लिखना था। क्या लिखना था यहाँ, विस्मयादि, वो तो वहाँ लिख दिया है मैंने, विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन सा हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य। दोस्तों हमसे भी माइंड से कभी कभी चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करना है। अब हम पढ़ेंगे विधानार्थक वाक्य के बारे में। पहला प्रकार रहेगा कौन सा, विधानार्थक वाक्य। अब ये विधानार्थक
वाक्य क्या होता है, तो जिसमें क्या हो, विधान किया गया हो, जिसमें क्या हो, विधान किया गया हो। अब वो विधान कैसे, तो देखिए जैसे अपन बोलते हैं, एक उक्ति बोलते हैं, ये विधि का विधान है जो होकर ही रहेगा या रहेगी, तो उस प्रकार से यानी कि क्या हो इसमें, जिसमें क्रिया होती है यानी कि कार्य का करना या होना पाया जाता है, तो वो क्या है, विधानार्थक। तो इसमें मैं क्या लिख दूं, जिसमें क्रिया होती हो वह वाक्य, इसमें क्या लिख दूं, वह वाक्य जिसमें क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जैसे क्या लिख दूं मैं, श्याम चलता है, क्या लिख दूं, श्याम चलता है, तो इसमें विधान को बता रहा है चलने को, तो ये क्या हुआ, विधानार्थक वाक्य हो गया। दूसरा संदेहार्थक वाक्य को देखें, दूसरा कौन सा हो जाएगा, संदेहार्थक। बहुत ही सिंपल है ये दोस्तों, यहाँ से हमसे क्वेश्चन रेयरली कभी कभार पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं। इसमें क्या होगा, संदेह, इसमें संदेह या संशय, संशय या शंका, या क्या होगा, शंका का भाव रहता है, यानी कि इसमें क्या हो रहेगा, संदेह या संशय का भाव। तो इसके लिए मैं क्या लिख दूं, संदेह का भाव प्रकट करने वाला वाक्य क्या होगा, करने वाला वाक्य क्या होगा, संदेहार्थक वाक्य होगा। जैसे कोई भी उदाहरण लिख दूं मैं, देखिएगा संदेह का कैसा, जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप सोचिए जिसमें संदेह हो, जैसे लिख दूं शायद कोई आ रहा है, इस प्रकार से लिख दूं उदाहरण, बहुत अच्छा रहेगा ये उदाहरण। इसके लिए उदाहरण क्या लिख दूं मैं, लिख दूं शायद कोई आ रहा है, तो इसमें क्या है, संशय की स्थिति बनी हुई है, संदेह की स्थिति, शायद है जो कोई आ रहा है लेकिन आपको स्पष्ट नहीं पता चल रहा है। अगला प्रकार देखेंगे हम संकेतार्थक वाक्य को, चौथा प्रकार, तीसरा क्या होगा, संकेतार्थक, संकेतार्थक वाक्य होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, संकेत बोल दूं या शर्त का बोध कराने वाला, तो इसके लिए क्या होगी, शर्त होगी। तो शर्त का बोध कराने वाले वाक्य क्या कहलाएंगे, संकेतार्थक वाक्य कहलाएंगे। जैसे उदाहरण लिख दूं, बहुत ही अच्छा उदाहरण, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ये क्या है, शर्त है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ये क्या है, संकेतार्थक वाक्य है। अगला देखो, अगला लिख दूं दोस्तों, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, यहीं पर लिख रहा हूँ एक साथ ही, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में क्या होगा, इसमें आज्ञा या आदेश का भाव होगा, क्या होगा, आज्ञा या आदेश। तो इसके लिए क्या लिख दें, आज्ञा या आदेश का भाव प्रकट होगा। जैसे इसके लिए उदाहरण लिख दूं मैं, देखिए कितना अच्छा, जैसे लिख दूं दरवाज़ा बंद करो, तो इसमें क्या दे रहा हूं मैं, आज्ञा, दरवाज़ा बंद करो। या ये लिख दूं दूसरा उदाहरण, और भी लिखना चाहो आप तो और भी लिख सकते हो, एक गिलास पानी लाओ, ये क्या है, आज्ञार्थक वाक्य है। देखिए बहुत ही सिंपल है, उनकी परिभाषाओं से ही पता चल रहा है। अब अगला लिख दूं इच्छार्थक वाक्य को, कौन सा लिख दूं, पांचवा, इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य जैसे दोस्तों इनके नाम है वैसा ही इनका काम भी है, यानी इसमें क्या होगा, इच्छा का भाव होगा, किसका भाव होगा,
इच्छा का बोध कराएगा। तो मैं इसके लिए क्या लिख दूँ, इच्छा के भाव का बोध कराने वाले वाक्य, इच्छा के भाव का बोध कराने वाले वाक्य क्या कहलाएंगे, इच्छार्थक वाक्य कहलाएंगे। जैसे देखिएगा, मैं बहुत ही अच्छा उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे मेरी इच्छा है कि मेरा चयन प्रशासनिक सेवा में हो। ये एक ही वाक्य है, आगे जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया। मेरी इच्छा है कि मेरा चयन किस में हो, प्रशासनिक सेवा में हो। तो ये इच्छा को प्रकट कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से दोस्तों शब्द आएंगे, जैसे आशीर्वाद, जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, जैसे आशीर्वाद शब्द हुआ, जैसे किसी को आपको आशीर्वाद देना है तो भी इच्छार्थक वाक्य में आएगा। दुआ देना है आपको, या आप बद्दुआ भी दे सकते हैं, बद्दुआ, तो वो भी किस में आएगा, इच्छार्थक वाक्य में। या आप श्राप किसी को देना चाहते हैं तो वो भी किस में आ जाएगा, इच्छार्थक वाक्य में आ जाएगा। या आप किसी को गाली भी दे रहे हैं तो वो भी किस में आ जाएगी, आपकी इच्छा है गाली देने की, तभी तो वो इच्छार्थक। या श्राप देने की इच्छा, आशीर्वाद देने की इच्छा है, दुआ देने की इच्छा है, बद्दुआ देने की, तो वो किस में आएंगे, इच्छार्थक वाक्य में आएंगे। अब छठा अपना प्रकार देखेंगे, निषेधार्थक वाक्य को। छठा प्रकार निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक, जैसा कि अर्थ से ही पता चल रहा है कि निषेधार्थक वाक्य में क्या होगा, मना करने का भाव होगा, यानी कि मना। तो इसमें क्या होगा, निषेध या मना करने का भाव, जिसमें नहीं का बोध होगा। निषेध या मना करने का भाव प्रकट करने वाले को क्या बोलते हैं अपन, निषेधार्थक वाक्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा इसका, जैसे बोल दिया जाए, कोई पूछे सोहन कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, सोहन घर पर नहीं है, सोहन घर पर नहीं है। तो देखिए निषेधार्थक वाक्य हुआ, मना करने का भाव है। या राम घर पर नहीं है, तो इस प्रकार से, जैसे आप किसी को रोकना चाहो, सड़क पर मत खेलो, तो वो भी क्या है, निषेधार्थक वाक्य है, आप रोक रहे हैं। अगला उदाहरण, यदि नीचे दिख रहा हो आपको तो सड़क, नहीं दिख रहा है तो आप, मैं बोल रहा हूँ वहाँ से भी लिख सकते हैं, सड़क पर मत खेलो। इस प्रकार से अपन ने 6 वाक्य पढ़ लिए हैं। अगला पढ़ेंगे प्रश्नार्थक वाक्य के बारे में। 7वां प्रकार प्रश्नार्थक वाक्य। तो इसमें क्या होगा, प्रश्न के भाव को प्रकट करेगा। किसके भाव को, प्रश्न के भाव को प्रकट करना। क्या लिख दूँ मैं, प्रश्न, तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रश्न के भाव को प्रकट करने वाला वाक्य क्या कहलाएगा, प्रश्नार्थक वाक्य कहलाएगा। जैसे देखिए इसका उदाहरण, जैसे आप क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से प्रश्न का भाव आ रहा है, आप क्या। इनमें दोस्तों ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है, इस वजह से मैंने स्पीड से पढ़ा दिया। आप क्या कर रहे हैं, जहाँ समझाने की बात आती है वहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, यदि ये सब याद नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो ये तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। 8वां देखिएगा, विस्मय बोधक वाक्य। 8वां प्रकार कौन सा हो जाएगा, विस्मय बोधक वाक्य। तो इसमें क्या हो जाएगा, विस्मय की स्थिति बनी रहेगी, यानी कि क्या लिख दूँ मैं इसमें, विस्मय की स्थिति। विस्मय बोलें तो अचरज, अचरज बोलें तो आश्चर्य, आश्चर्यचकित करने देने वाली बात होगी अचरज। आश्चर्य का
बोध कराने वाले वाक्य क्या कहलाएंगे? अपने विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएंगे। जैसे इसका उदाहरण देखिएगा, जैसे अरे आप कब आए, इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। क्या लिख दूं? अरे, देखिएगा, अरे आप, या आप यहाँ से नहीं पकड़ सकते तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ये जब मैं विराम चिन्ह पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कौन सा विस्मयादि बोधक है, कौन सा योजक है, कौन सा अर्धविराम है, कौन सा पूर्ण विराम है, कौन सा लाघव है। इस प्रकार से इस चिन्ह से भी देख सकते हैं। अरे आप कब आए, कब आए, ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। अरे आप कब आए, तो ये कैसा कर रहा है? ये आश्चर्यचकित कर रहा है। तो इस प्रकार से अपन ने अर्थ के आधार पर सभी प्रकार के वाक्य के भेद देख लिए। अगर दोस्तों आपने, किसी ने मुझसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था, वो याद आ गया कि सर आपने कारक पढ़ा दिए, लेकिन कारकों का क्रम पढ़ना और लिखने में क्या अंतर है? तो सुन लीजिए उस बात को भी। जो कारकों का क्रम है, अपन पढ़ते तो उसको सीधा है, यानी कि जैसे कर्ता, कितने कारक बताए थे मैंने हिंदी में आपको? 8 कारक बताए थे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस प्रकार से कारकों को पढ़ने का क्रम रहता है। और किसी ने पूछा था वाक्यों को, इसको किस क्रम में लिखें? तो सबसे पहले दोस्तों किसको रखा जाता है? कर्ता को। फिर इसके बाद लास्ट में किसको रखते हैं अपन? कर्म को। फिर इन दोनों के बीच में, क्योंकि वाक्य की संरचना कर्ता, कर्म और क्रिया से होती है, तो कर्ता पहले आएगा, लास्ट में कर्म आएगा। कर्ता और कर्म के बीच में जितने भी अपने कारक हैं वो सभी कैसे आएंगे? अवरोही क्रम में आएंगे। तो इसके लिए जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सबसे पहले अपन ने क्या लिख दिया? कर्ता लिख दिया, और लास्ट में क्या लिख दिया? कर्म लिख दिया। क्या लिख देंगे? कर्म। अब अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे? अधिकरण से, यानी कि अधिकरण आ जाएगा। फिर इसके बाद संबंध, अपादान आ जाएगा और संप्रदान आ जाएगा। फिर इसके बाद करण कारक आ जाएगा। और यदि दोस्तों ये भी समझ लीजिए, अगर संबोधन है तो संबोधन वो किससे पहले आएगा? वो कर्ता से पहले आएगा, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा? अपना संबोधन। फिर इसके बाद कर्ता आ जाएगा, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? उसी क्रम में मैंने बताया आपको, अधिकरण, संबंध, अपादान और संप्रदान, करण, कर्म। इस प्रकार से आप इनको लिखने का क्रम अलग रहता है और पढ़ने का क्रम अलग रहता है। तो आपसे लिखने से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब देखिएगा, मैं वो भी बता दूं दोस्तों, आपको ऐसे बोलने में समझ में थोड़ा कम आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, आप तो पूछते ही नहीं हैं, आप भी पूछा करो। अगर आप थोड़ी थोड़ी समझदारी रखते हैं तो आप अपने आप से ही ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको इन सभी चीज़ों को नोट करके चलना होगा, तभी आपको समझ में आएंगे। यानी कि मैं बता रहा हूँ आपको कारकों के पढ़ने का क्रम। क्या बता रहा हूँ? कारकों, ये बीच में कहाँ से आ गया दोस्तों बता दूं थोड़ा सा, फिर इसके बाद वाक्य को आगे बढ़ाएंगे। कारकों को पढ़ने का क्रम थोड़ा स्पीड से देख लेंगे, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं। तो मैंने बताया इसको पढ़ना तो सीधा है। कर्ता पहला, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान। अपादान के बाद क्या आता है अपना? छठा कारक क्या आ जाएगा? संबंध। सातवां अधिकरण। फिर इसके बाद संबोधन। छठा क्या आ जाएगा? संबंध कारक, संबंध। सातवां क्या आ जाएगा? अधिकरण। आठवां संबोधन। संबोधन लिखा है ये। तो इस प्रकार से ये पढ़ने का क्या हुआ? अपना क्रम हुआ। अब वाक्यों में कारकों का कैसा क्रम होता है, यानी कि वाक्यों में किस प्रकार से ये लिखे होते हैं। वाक्यों में कारकों का क्रम देख लीजिए।
सबसे पहले क्या आता है अपना, सबसे पहले अपन को कर्ता को रखना है, फिर लास्ट में किसको रखेंगे, कर्म को। कर्ता और कर्म के बीच मैंने बताया इसको क्या करते हैं अपन, अवरोही क्रम में लिखते हैं, यानी घटते क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा, संबोधन को छोड़ देना है, तो कर्म के बाद करण आएगा। यहाँ से घटते क्रम में लिखिए या यहाँ से बढ़ते क्रम में लिखिए, कर्ता कर्म करण, फिर इसके बाद संप्रदान, संप्रदान, फिर क्या आएगा, अपादान, अपादान, फिर क्या आएगा, अपादान के बाद संबंध, संबंध आ जाएगा, संबंध के बाद अधिकरण, क्या आएगा, अधिकरण। तो कर्ता अधिकरण, यदि, और देखिए यदि संबोधन दिया गया हो, यदि संबोधन हो तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले संबोधन ही आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, संबोधन। देखिए सबसे पहले क्या आ गया, संबोधन आ गया, फिर इसके बाद क्या आएगा, कर्ता, फिर इसके बाद अधिकरण, फिर इसके बाद संबंध, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, अपादान, फिर इसके बाद संप्रदान, फिर क्या आएगा, करण, फिर क्या आएगा, कर्म कारक। तो इस प्रकार से ये लिखने का क्या रहेगा, अपना क्रम रहता है। यानी कि सबसे पहले क्या आ गया अपना, संबोधन, कर्ता, अधिकरण, फिर संबंध, अपादान, संप्रदान, करण और कर्म कारक। जैसे देखिएगा, बहुत ही अच्छा उदाहरण मुझे याद आ गया, जैसे लिख दूँ मैं, ये पेड़ से पत्ता गिरता है। ये वाक्य दोस्तों अशुद्ध लिखा हुआ है। कैसा वाक्य है, अशुद्ध। अब वो देखिए अशुद्ध क्यों है, ये कारकों की दृष्टि से अशुद्ध है। किसकी दृष्टि से, कारक की दृष्टि से। देखिए अब वो कैसे है, गिरना तो क्या हो गई, क्रिया, तो इससे तो अपन को कोई लेना देना है नहीं है। पत्ता क्या हो गया, कर्ता, गिरने का कार्य कौन कर रहा है, कर्ता। जो कार्य करता है उसी को कर्ता बोलते हैं। तो गिरने का कार्य पत्ता कर रहा है, तो इसमें कर्ता हो गया। और पेड़ से अलग हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अलग होने के अर्थ में क्या होता है, अपादान। अपादान बोले तो पंचमी विभक्ति अपादान हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया है लिखने का क्रम क्या रहता है। तो सबसे पहले क्या आता है, अपना कर्ता आता है, बल्कि यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, अपादान। सबसे पहले क्या आना चाहिए, कर्ता आना चाहिए। तो इस प्रकार से वाक्य कैसा है, गलत वाक्य है। तो इसको शुद्ध कैसा होना चाहिए, पत्ता पेड़ से गिरता है। तो ये वाक्य कैसा है, शुद्ध वाक्य है। ये NCERT में दोस्तों इस प्रकार से यह शुद्ध लिखा हुआ है, बल्कि शुद्ध वाक्य ये होना चाहिए, पत्ता पेड़ से गिरता है। तो अपनी चर्चा दोस्तों वाक्य पर चल रही थी। तो अपन ने दो प्रकार के वाक्य पढ़ लिए हैं, प्रयोग व संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब थोड़ा देखेंगे क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार। यहाँ से भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई होगी, तो थोड़ा सा धैर्य बढ़ा के पढ़ते रहना है अपन को। थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि वाक्य को ख़त्म करना है। अगला प्रकार होगा क्रिया के आधार पर। तीसरा प्रकार क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, वाच्य बोलते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं दोस्तों, वाच्य बोलते हैं। अब वो कौन कौन से, जैसे एकदम कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा वाच्य क्या होगा, यानी कि इसमें हम किसको देखेंगे, लिंग और वचन को देखेंगे। किस किसके, क्रिया के लिंग व वचन। यानी कि लिंग और वचन क्या होती हैं, ये शब्द परिवर्तन की इकाई होती हैं। मैंने 4 बताई थी, उसमें से सिर्फ 2 को ही देखना है। शब्द परिवर्तन की इकाई लिंग व वचन, यानी कि क्रिया का प्रभाव लिंग व वचन
यानी वाक्य में क्रिया किस में है कि लिंग व वचन का प्रभाव यदि कर्ता के अनुसार होगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा, कर्तवाच्य के अंतर्गत। यदि कर्म के आधार पर बदलेगी तो कर्म के आधार पर, और यदि भाव के आधार पर बदलेगी तो वो भाववाच्य के अंतर्गत। अब भाव क्या है दोस्तों, यदि क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार हो तो वो कर्तवाच्य, और क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार हो तो वो कर्मवाच्य। क्रिया का लिंग व वचन कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ना हो तो वो किस में आएगा, भाववाच्य में आएगा। अब अपन इनकी धीरे धीरे से चर्चा कर लें। जैसे मैं लिख दूं, यदि कर्ता के साथ, पहला पॉइंट देखिए लिख रहा हूँ, यदि क्या लिख दूं, कर्ता के साथ, यदि कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह ना हो, यदि कर्ता के साथ कोई विभक्ति या चिन्ह विभक्ति ना हो तो क्या होगा, क्रिया का लिंग व वचन, तो क्रिया का लिंग व वचन, तो क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार नहीं बदलता। किसके अनुसार नहीं बदलता, क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार नहीं बदलता। मैंने क्या लिखा, यदि कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह ना हो। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे मैं कोई भी उदाहरण लिख दूं, राम ने पुस्तक पढ़ी। देखिएगा, राम ने, यदि राम ने पुस्तक पढ़ी, यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो, इस प्रकार से लिखना चाहिए था, यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो तो क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार नहीं बदलता है। इस प्रकार से लिखना है, यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो तो क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार नहीं बदलता है। इस प्रकार से लिखना था। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिएगा, मैंने बताया यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो तो विभक्ति है ने, जो कि क्या है, कर्ता की विभक्ति है, कर्ता कारक की। तो इसका अब इसी में मैं लिख दूं, यदि इसमें क्या बदल दूं, लिंग को बदल दूं। जैसे ये क्या था, पुल्लिंग, एक वचन है। अब मैं स्त्रीलिंग बना रहा हूं। जैसे लिख दूं, सीता ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिएगा, ये क्या था, पुल्लिंग, एक वचन, और ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग, एक वचन शब्द हो गया। अब देखिएगा इसको, यही लिखा मैंने, यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो, कर्ता के साथ विभक्ति ने हो गई, ठीक है। क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार नहीं बदलता है। यहाँ पुल्लिंग एक वचन था और यहाँ क्रिया क्या थी, स्त्रीलिंग, एक वचन, पढ़ी। तो और फिर इसके बाद मैंने किसको बदला, कर्ता को ही चेंज कर दिया, ये स्त्रीलिंग बना दिया, पुल्लिंग से क्या बना दिया, स्त्रीलिंग। सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो भी क्रिया, ये क्रिया है पढ़ना, तो क्रिया के अनुसार ही हम देख रहे हैं ना, क्रिया के आधार पर। तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर क्या पड़ रहा है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि सीता में भी पढ़ी शब्द आ रहा है और राम में भी वही पढ़ी शब्द आ रहा है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपने इस पॉइंट को भी देखा। अब मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूँ। जैसे दूसरा पॉइंट लिख दूं, यदि कर्ता के साथ विभक्ति, यदि कर्ता के साथ विभक्ति तथा, यदि कर्ता के साथ विभक्ति तथा कर्म के साथ विभक्ति, यानी दोनों के साथ विभक्ति हो, कर्ता कर्म के साथ, यदि कर्ता के साथ विभक्ति तथा कर्म के साथ विभक्ति हो तो क्रिया का लिंग व वचन, लिंग व वचन कर्ता व कर्म के अनुसार नहीं बदलता है। तो ये भी कर्म के अनुसार, कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं बदलेगा। जैसे
लिख दूँ। पहला उदाहरण देखिएगा, राम ने रावण, ये देखो सजीव है तो सजीव के साथ विभक्ति आती है, राम ने रावण को मारा। दूसरा देखिए, राम ने सीता को देखा। तो देखिए न कर्ता के अनुसार न कर्म के अनुसार कोई चेंजेज नहीं आ रहा है। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट लिख दूं मैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यदि कर्ता, यहाँ पर लिख रहा हूँ, यदि कर्ता विभक्ति, दूसरे पेन से लिख दूं दोस्तों, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत पड़ सकती है। यदि कर्ता विभक्ति, यदि कर्ता क्या हो, विभक्ति रहित हो, यानी कि इसमें विभक्ति ना हो। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार बदलता है? कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार बदलता है। अब वो कैसे बदलेगा देखिएगा इसका उदाहरण। जैसे मैं लिख दूं, विभक्ति रहित लिखना है, जैसे कोई भी उदाहरण लिख दूं मैं, जैसे सीता चलती है, सीता चलती है। दूसरा, राम पुस्तक पढ़ता है। तो मैंने क्या लिखा? यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, इसमें देखिएगा कोई विभक्ति नहीं आई है, तो क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदलेगा। ये स्त्रीलिंग था तो ये क्रिया किसके अनुसार आई? इस स्त्रीलिंग के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार। स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में, और ये पुल्लिंग शब्द हुआ तो ये भी पुल्लिंग क्रिया हुई। तो देखा आपने, यानी कि विभक्ति रहित हो तो ये किसके अनुसार बदलते हैं? कर्ता के अनुसार बदलते हैं। अब अपन एक एक की बारी बारी से चर्चा कर लें, यानी कि कर्तवाच्य की। अभी तो मैंने इसके तरीका बताए हैं। देखिएगा अगला प्रकार, पहला प्रकार देखें। कर्तवाच्य को, पहला प्रकार क्या होगा अपना? कर्तवाच्य पहला क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य, यानी कि इसमें क्या होगा? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार चेंज हो? लिंग व वचन कर्ता के अनुसार क्या होगा? परिवर्तित होता है या हो, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? कर्तवाच्य के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? कर्तवाच्य के अंतर्गत। जैसे इसका भी उदाहरण आप देख लीजिए, मैं कितना अच्छा उदाहरण लिख दूं। जैसे राम चाय पीता है, जैसे लिख दूं राम चाय, या ये लिख दूं राम दूध पीता है, और दूसरा लिख दूं सीता दूध पीती है। देखिएगा मैंने लिखा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, यहाँ पीता शब्द आया, ये क्रिया पुल्लिंग एक वचन, और ये राम के अनुसार आया, करता है राम, तो इसके अनुसार आया तो कर्तवाच्य। यहाँ से दोस्तों हमसे क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं कर्तवाच्य और कर्मवाच्य से। ये भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत से लोग इसको गलत कर बैठते हैं। तो देखिए पीता किसके अनुसार बदल रहा है? राम के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार। यहाँ पीती हो गया तो ये किसके अनुसार हो रहा है? सीता के अनुसार, यानी कि ये स्त्रीलिंग होगा तो ये भी स्त्रीलिंग, तो किसके अनुसार चेंज हुआ? ये कर्ता के अनुसार। तो ये किस में गिना जाएगा? कर्तवाच्य में गिना जाएगा। यदि देखिएगा बहुत ही अच्छा पॉइंट लिख रहा हूँ अब मैं, यदि इसको भी याद रखना है, आप गलत न कर बैठना। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति
वैसे भी निर्विभक्ति ही होती है कर्ता के साथ। यदि कर्ता के साथ निर्विभक्ति तथा कर्म के साथ को विभक्ति हो तो वह कर्तवाच्य में नहीं गिना जाता, यानी वो कर्तवाच्य नहीं होता, वो कर्तवाच्य में नहीं गिना जाता। जैसे वही उदाहरण फिर से लिख दूं, राम ने रावण को मारा। देखिए ये कर्ता के साथ निर्विभक्ति, यहाँ कर्म के साथ को विभक्ति, तो ये किस में नहीं गिना जाएगा, ये कर्तवाच्य वाक्य नहीं होगा। ये कौन सा वाक्य नहीं होगा, कर्तवाच्य। तो ये कर्तवाच्य नहीं होगा जो आप कर्तवाच्य लगा बैठे। अब देखिएगा इससे भी और अच्छा पॉइंट लिख दूँ मैं यहाँ पर, इसको तो याद रखना ही है आपको। यदि कर्ता के साथ निर्विभक्ति तथा कर्म के साथ कोई विभक्ति ना आए तथा कर्म के साथ कोई विभक्ति ना हो तो वह किस में गिना जाएगा, वो कर्तवाच्य में। तो वो कर्तवाच्य में गिना जाता है। जैसे मैंने लिखा, यदि कर्ता के साथ निर्विभक्ति, सिर्फ निर्विभक्ति होनी चाहिए तो वो कर्तवाच्य में। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, ये सिर्फ निर्विभक्ति आया है। और वैसे भी कर्म कैसा है, निर्जीव है, तो निर्जीव के साथ तो कोई भी विभक्ति आती नहीं है। ये वाक्य शुद्धि का नियम है दोस्तों, इनको याद रखना होगा। यदि मैं इसी को लिख दूँ, राम ने पुस्तक को पढ़ी, तो क्या हो जाएगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा निर्विभक्ति आएगी, विभक्ति तो सिर्फ निर्विभक्ति आएगी। और यदि कर्म के साथ को विभक्ति आए तो वो कर्तवाच्य में नहीं गिना जाएगा। अब देखेंगे हम कर्मवाच्य को। अगला प्रकार दूसरा कर्मवाच्य। इसमें क्या होगा, क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार क्या होगा, परिवर्तित होगा। या आप ये लिख सकते हैं, देखिए इसमें क्रिया कैसी होगी, सदैव, क्रिया सदैव सकर्मक होगी। क्रिया कैसी होगी, सदैव सकर्मक क्रिया ही होती है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जब क्रिया के प्रकार पढ़ाए थे उसमें सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा कर दी है, तो आप उन क्लासों को देखिए। यदि आप उस फंडा को याद रख सकते हैं, यानी कि सकर्मक क्रिया ढूंढ सकते हैं, तो आपको कर्मवाच्य भी ढूंढना आ जाएगा। जैसे लिख दूँ उदाहरण, राम के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। राम के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तो ये कौन सा वाच्य हुआ, कर्मवाच्य, यानी कि कर्म के अनुसार बदल रही है क्रिया, वो क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार चेंज हो, यानी कि अखबार के अनुसार बदल रहा है। जैसे सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तो देखिएगा कर्ता के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है। मैं दोनों उदाहरण लिख के बता दूं, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ सीता था, कर्ता था, यहाँ राम था, ये पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग था, इसके अनुसार तो चेंज हुआ नहीं, तो ये कर्तवाच्य तो होगा नहीं दोस्तों। अब देखिएगा, कर्म के अनुसार अखबार पढ़ा जाता है, यहाँ भी अखबार पढ़ा जाता है, तो इसके अनुसार चेंजेज हुआ है कर्म के अनुसार। तो ये कौन सा वाच्य हुआ, कर्मवाच्य हुए दोनों। कौन से वाच्य हुए, कर्मवाच्य।
हो गए। अब हम अगले प्रकार की चर्चा करेंगे, यानी कि भाववाच्य के ऊपर। तीसरा प्रकार क्रिया के आधार पर वाक्य का, और लास्ट प्रकार भाववाच्य। इसमें क्या होगा, असमर्थता का भाव होता है। किसका? असमर्थता का भाव हो तो वो क्या होगा, भाववाच्य होगा। असमर्थता का भाव होता है। और भी पॉइंट यदि हम लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, यानी कि क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार चेंज ना हो, ना कर्ता के अनुसार और ना ही कर्म के अनुसार। यानी कि क्रिया का सिर्फ अपन को लिंग और वचन को देखना है। लिंग व वचन कर्ता व कर्म के अनुसार नहीं बदलता, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। और क्रिया सदैव कैसी होगी, इसमें अकर्मक होगी। उसमें कैसी थी, सकर्मक थी। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में भी दे करके। क्रिया सदैव कैसी होगी, अकर्मक। कर्मवाच्य में कैसी थी, सकर्मक। तो इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। क्रिया सदैव अकर्मक होती है। और देखिएगा इससे भी अच्छा पॉइंट, इन वाक्यों में क्या होगा, इन वाक्यों में क्रिया सदैव कैसी होगी, एक वचन पुल्लिंग में होगी। इन वाक्यों में क्रिया सदैव एक वचन और कैसी होगी, पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग में होती है। इन सभी पॉइंटों को याद करते हुए चलना है। जैसे देखिए उदाहरण लिख दूं मैं, श्याम से चला नहीं जाता। तो ये कैसा हुआ, ये असमर्थता का बोध हो रहा है। या ये भी लिख सकते हैं आप पॉजिटिव वे में भी कह सकते हैं, श्याम से चला जाता है। तो ये भी क्या हुआ, भाव का बोध करा रहा है। या राधा से चला नहीं जाता, राधा से चला जाता है, तो भाववाच्य के अंतर्गत आपने देखा। और इसके लिए भी एक पॉइंट लिख दें, बहुत ही अच्छा पॉइंट है वो, उसको याद रखना है आपको। यहाँ पर लिख दूँ, यदि कर्ता के साथ, जो मैंने अभी पॉइंट पीछे लिखा है, एक दो बार लिख चुका हूँ, उसी को रिपीट कर रहा हूँ। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ने तथा कर्म के साथ को विभक्ति हो तो वो किसके अंतर्गत आएगा, भाववाच्य के अंतर्गत आता है। जैसे देखिएगा इसका उदाहरण, फिर से वही उदाहरण, जैसे राम ने रावण को मारा। तो देखिए इसमें विभक्ति चिन्ह कर्ता की है और इसमें कर्म की विभक्ति चिन्ह है। तो ये कौन सा वाच्य हुआ, भाववाच्य। तो ये किस में होगा, भाववाच्य में होगा। अब देखिएगा जितना भी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार, मैं एक ही बात में सभी रिपीट कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। यानी कि मैं पूरा सार दे दूं थोड़ी सी क्लास में। आप यदि सब याद नहीं रख सकते तो सिर्फ इतने पॉइंटों को याद रख लेंगे तो आपका क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार गलत नहीं होंगे। जैसे पहला मैंने पढ़ाया आपको कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में मैंने आपको सीधा सा मैं बता दूं, कर्ता कैसा होगा, विभक्ति रहित होगा। यानी कि कर्ता कैसा होगा, विभक्ति
रहित, यानी कि इसमें विभक्ति नहीं आएगी। आएगी तो सिर्फ ने विभक्ति आएगी, यदि होगी तो सिर्फ ने, यदि होगी तो ने विभक्ति, इसके अलावा कोई विभक्ति नहीं होगी। मैं पूरा सार दे रहा हूँ थोड़े से में ही। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्म के साथ क्रिया बदलेगी। इसमें किसके साथ बदलती है, कर्म के साथ, यानी कि इसमें कर्म आएगा, कर्म में से या के द्वारा शब्द आएगा। और क्रिया कैसी होगी, सदैव सकर्मक क्रिया होगी। क्रिया कैसी होगी, सदैव सकर्मक। यही सब मैंने लिखाया, जैसे राम के द्वारा पढ़ा जाता है, श्याम के द्वारा चला जाता है। और तीसरा पॉइंट लिखा मैंने भाववाच्य, यानी कि इसमें क्या होगा, कर्ता के साथ कर्ता आएगा, कर्ता के साथ से या के द्वारा शब्द भी इसमें आ सकता है। और इसमें क्रिया कैसी होगी, सदैव अकर्मक होगी। और यदि इसमें क्या होगा, कर्ता के साथ ने विभक्ति और कर्म के साथ को विभक्ति, यानी कि कर्ता के साथ ने विभक्ति और कर्म के साथ क्या होगी, को विभक्ति आएगी, तो वो किस में गिना जाएगा, भाववाच्य में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का दोस्तों वाक्य विचार का टॉपिक यहीं से अपना एंड होता है। तो दोस्तों थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई होगी, तो आपको धैर्य बना के चलना है और इन सभी क्लासों को रिपीट करते हुए चलना है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करना है। तो जब अब अपनी अगली क्लास होगी वो समाज से संबंधित होगी, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।